नमस्कार साथियों, स्टडीट्यूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वैभव। साथियों, अब हिस्ट्री को हम बहुत ही आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और आज से हम ये हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। देखिए, हिस्ट्री को लेकर बहुत सारे बच्चों के अंदर या बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर एक डर सा रहता है और हिस्ट्री हम सभी जानते हैं एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ज़िंदगी में कुछ करना हो, बड़ा करना हो या कुछ बड़े एग्जाम में बैठना हो या नॉर्मल आपको अच्छे मार्क्स भी लाने हो तो आप हिस्ट्री को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। आपसे वादा करता हूं कि आप ये क्लासेस देखेंगे तो 100% आपके अंदर से हिस्ट्री का डर तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए हिस्ट्री को ना सिर्फ पढ़ाने वाले हैं बल्कि समझाने वाले भी हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो एनसीईआरटी। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर हमें बुक्स के अंदर ना सिर्फ अच्छा कंटेंट मिलता है बल्कि हम इनको बहुत ही आसान भाषा में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वैसे तो हम 9 से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हम 6th से कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री को जब तक हम बेसिक से नहीं समझेंगे या फिर हिस्ट्री नहीं या मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हम बेसिक से लेते हुए नहीं चलेंगे तो शायद हम कुछ ना कुछ मिस करते चलेंगे। मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है ये इतने इंपॉर्टेंट ना रहे, 9 से रहे, बट आप विश्वास मानिए, आप मुझे समय दीजिए, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर आपके लिए बहुत ही शानदार एनिमेशन या फिर पीपीटी तैयार करी हैं, जिनके थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा। हम यहाँ पे ज़्यादातर बुक्स तो नहीं देखने वाले, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप बुक से ही पढ़ेंगे पूरा, तो आप कृपया इन वीडियोज़ को लीव कर सकते हैं, आपको फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बुक की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यहाँ पर हमने सारांश बना रखा है जो कि आप इस पीपीटी में देख पा रहे हो, जिसके थ्रू हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको इसके ब्रीफली जो नोट्स हैं वो भी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं हम बुक्स नहीं देखेंगे, बुक्स देखेंगे, कुछ तथ्यों के लिए हम जरूर देखेंगे, पर जो चीज़ आसान हो सकती है वो मैंने करने की कोशिश करी है। तो फिलहाल हम पहले चैप्टर पे आते हैं और हिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 6 का है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। आइए हम जानते हैं इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलता है। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को अगर आप दिखाना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दीजिए। साथियों, आइए आज के इस पहले चैप्टर में हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम इतिहास को क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, हम क्या इसके बिना काम नहीं चला सकते। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स का या फिर बच्चों का सवाल रहता है, यार ये मैथ, साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी समझ में आता है, इतिहास, हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है। तो बिल्कुल, आइए हम जानते हैं। जो इतिहास होता है वो वर्तमान में हमें दुनिया को समझने में मदद करता है। ये हमें बताता है कि हमारा सफ़र कितना रोमांचक रहा है। हाँ बिल्कुल, आज आपकी ज़िंदगी में फिजिक्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये वीडियो को देख पा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू है। लेकिन यहाँ तक का सफ़र हमारा इतना आसान रहा नहीं है ना। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने खुद ही पढ़ा होगा कंप्यूटर की। अगर मैं स्टेजेस बताऊँ तो आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कैसे थे, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कैसे थे, थर्ड जनरेशन के कैसे थे। तो आप भला सोचिए, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे नहीं तो क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने पूर्वजों के साथ अन्याय कर रहे हैं? ये सवाल है। इसमें हमें पता चलता है कि कैसे हमारे विचार थे पहले, कैसे मान्यताएं थी। ये भी बताता है कि लोगों का जीवन कैसे रहा था। आइए अब जानते हैं बुक क्या कहती है। यहां पर आप देख सकते हो जो लिखा हुआ है, बाकी तो ये सब चीज़ें हैं। इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट ना बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग बनाया गया है। तो ये आप पढ़ सकते हो, जैसे बोला गया था कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। हम अभी जो मेन बातें हैं वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, बिल्कुल, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरीके के घरों में रहते थे, और आखेटकों का देखिए कितना अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए कई बार हम बुक्स पढ़ते हैं, इसमें सही से लिखा नहीं होता है, यहाँ पे बता रखा है शिकारियों के लिए आखेटकों का शब्द का यूज़ किया गया है, ठीक है। या पशुपालकों, कृषकों मतलब जो खेती करते हैं, और पशुपालक यानी कि जो पशुओं को पालते हैं, शासकों यानी कि जो लोग रूल करते आए हैं, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हमें जानकारियां हासिल होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। आज के डेट में तो वही पूछिए मत, सब GTA 6 का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उससे पहले मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा दूंगा। देखिए कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन सा गीत गाया करते थे, कितना रोमांचक नहीं लगता है दोस्तों।
ये आप हिस्ट्री को ना ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट लेके मत चलिए, क्योंकि हिस्ट्री ना आपको आपके इतिहास से रूबरू कराता है। अब कितना आसान हो गया है हमें जानना कि हम इस चीज़ में, तो ठीक है आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, हम चीज़ में तो इंटरेस्टिंग रहते हैं कि भविष्य में हम क्या करेंगे, लेकिन हम अपने जो पास्ट है उसके बारे में हम नहीं जानना सोचते हैं। अभी मैं आपसे बोलूं कि आपको एक दिन के लिए मैं पुराने समय में भेज दूं, बच्चा बना दूं, तो सब खुश हो जाएंगे, लेकिन वो अपने इतिहास को पढ़ना नहीं चाहेंगे, है ना। तो ये चीज़ तो गलत है। आइए हम दोबारा अपनी पीपीटी पे पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी खान पान है, वेशभूषा है, विविध शैलियाँ हैं, जैसे कि किसान, व्यापारी हैं, कलाकार हैं, जीवन शैली है, ये सब हमें जानने को मिलता है। मनोरंजन के लिए कौन से खेल, कहानियाँ, नाटक थे, ये सब मैंने बता दिया है। ये देखिए हमारा कल्चर है, हम उसके बारे में जानते हैं कि हमारा कल्चर कैसा है। और सोचिए आज आप अपने कल्चर पे इतना ज़्यादा प्राउड करते हैं, उसके बारे में अगर आपको पता ही नहीं होता तो आप कैसे प्राउड कर पाते हैं ना। तो इसलिए हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम बात करते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। ये पीपीटी में आप जैसे कि देख सकते हैं कि अक्सर जो लोग थे वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। लाखों साल पहले भोजन जुटाने और शिकार के लिए यहाँ पर रहते थे, ठीक है। आइए हम बुक्स में पढ़ते हैं पहले कि क्या कहा गया है इसके बारे में। लोग कई लाख वर्ष पहले, यानी कि कई लाख साल पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। अभी बताया गया है मैप में कहाँ रहता है, वो पीपीटी में हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे और जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों या जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया है, मैप में बताया ही है, जैसे कि अभी हमने पीपीटी में जाना कि लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। तो आइए मैप में हम जानने की कोशिश करते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ है। तो ये देखिए ये मैप में रहा है नर्मदा नदी, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नर्मदा नदी आपको देख सकता है। तो यहाँ बताया गया कि यहाँ पर लोग रहते थे। आइए और देखते हैं क्या बताया गया है। यहाँ पे आपको एक टास्क दिया है उन्होंने कि अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरदर पहाड़ियों का पता लगाओ, ठीक है। इसी क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जहाँ पे 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियों का पता लगाओ। तो ये एक टास्क दिया है आपको। आइए हम देखते हैं। ये देखिए ये है गारो पहाड़ियाँ, है ना। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है, तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथन पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान पहाड़ियाँ आप ढूंढते हैं, आप भी देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से बताइए कहाँ पर है। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, ये रहा सुलेमान पहाड़ियाँ, तो यहाँ की बात हो रही है। इसके अलावा किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो किरथर पहाड़ियाँ ये रही, ठीक है। तो ये हमने ढूंढ लिया है। ये आप छोटे छोटे टास्क आप करते रहिए, इससे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में। आइए हम वापस एक बार अपनी पीपीटी पे चलते हैं। तो दूसरी बात भी हमने पढ़ ली है कि लोग कहाँ रहते थे। तो लाखों साल पहले लोग भोजन जुटाने और शिकार के लिए नर्मदा नदी के पास रहते थे, ठीक है। और सिंधु क्षेत्र करीब 4700 साल पहले नगरों का विकास हुआ था। अभी तक क्या था ना, आप हिस्ट्री को पढ़िए जरा सीरियल से, जो हमें एक नगर जो थे उनका प्रमाण जो हमें मिलता है ना, वो सिंधु नदी क्षेत्र से मिलता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा मैप में सिंधु नदी कहाँ पर है। ये हमारे वर्तमान भारत का मैप है। तो जो सिंधु नदी है वो यहाँ पर है। आप देखिए मैं एक बार मैप पे आपको लेकर चलता हूँ। ये है सिंधु नदी, है ना। और ये है उसकी सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज नदी। तो अभी हम जानेंगे कि हमारे देश भारत का या इंडिया का नाम कैसे पड़ा। जब वो हम जानेंगे तो उस चीज़ में जानेंगे। तो यहाँ पे 4700 साल पहले नगरों का विकास मिला था। सदियों आपने पढ़ा होगा ना, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता वो यहीं को बिलोंग करती थी। काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की मानी जाती थी वो सभ्यता। देखिए ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई परमाणु बम थे या कंप्यूटर थे, ऐसा तो मोबाइल फ़ोन थे, ऐसा नहीं है। अब आपके लिए, आपके इस जनरेशन के लिए एडवांस यही माना जाता है कि हाथ में फ़ोन हो और बढ़िया लगता हूँ तो वही एडवांस है। एडवांस इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले हमें ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले थे, यहाँ पे प्रॉपर लोग रहते थे। तो वो हम अगले चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो गंगा और सोन नदी के तट पर भी 2500 साल पहले बड़े राज्य स्थापित हमें देखने को मिले थे। आइए अब आगे चलते हैं। अब ये बात उठती है कि लोग यात्रा क्यों करते थे।
आज के समय में भी यात्राएं करते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप बताइए, लोग यात्रा क्यों करते थे? सबसे बड़ी बात है कि लोग भोजन और आजीविका के लिए यात्रा करते थे। आज के समय में ऐसा नहीं था कि सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू हो, मशीनें बनी हो। अब मैं ये नहीं कह सकता कि होता या नहीं होता था, लेकिन इतना जितना जीवन आसान हो गया ना हम लोगों का, उतना तो पहले नहीं होता था। लोगों को भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। लोग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाते थे। व्यापार के लिए जाते थे। पहले के लोग भी रिलीजियस होते थे, तो पवित्र स्थलों की यात्रा करते थे। इसके अलावा जो देश में रूल करते थे, हमेशा से ही रहा है। हमारे देश में ही कितने बड़े बड़े साम्राज्य थे, तो जब साम्राज्य बढ़ता था तो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ऐसे यहाँ पर यात्राएं लोग करते थे। आइए अब किताब क्या कहती है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। वैसे इन्होंने टास्क दिया है, सहायक नदियां किसे कहते हैं, सिंधु घाटी और सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो, इन्होंने बताया है। और ये कहा है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे समुद्री इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, जो मैंने अभी बताया। तो सिंधु घाटी का इन्होंने टास्क बोला है, तो ये रही सिंधु नदी, ठीक है। ये इसकी सहायक नदी है। सहायक नदी समझ गए ना, जो उस नदी से निकल रही हैं, जैसे ये सतलुज हो गई, रावी हो गई, चेनाब हो गया, झेलम नदी हो गया, तो ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु हो गई। तो अभी यात्रा को लेके ये बुक क्या कह रही है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा करी है। ये भारत के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, तो उसके लिए उपमहाद्वीप की चर्चा करी है इन्होंने। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियों और समुद्र के कारण जोखिम भरी भी यात्रा करते थे। तो पहले के लोग भी बहुत ज्यादा बहादुर होते थे दोस्तों, ऐसा नहीं कि आज ही के लोग हैं सिर्फ। तो ये सब बातें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं अब जो इंपॉर्टेंट बात है। अब बात आती है कि हमारे प्यारे भारत का नाम कैसे पड़ा, या इतिहास में हमें इसके लिए क्या प्रमाण मिलते हैं। तो अपने देश भारत के लिए लोग आमतौर पर इंडिया और भारत दोनों नाम कहते हैं, ठीक है। इंडिया शब्द जो है दोस्तों, वो इंडस से निकला है, ठीक है। और ये कहां पे, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब समझ में आया इंडिया कैसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें साथियों, तो जो इंडिया शब्द है ना, वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता आपको लगाने के लिए उसने कहा है, तो आपके पास एटलस है तो आप उसमें लगाइएगा, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंडोस और नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो अब मेरी बात आप समझिए, ठीक है। एक्चुअली क्या था कि आप अगर मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कहीं ईरान मिलेगा, ठीक है। मतलब मैं एक्चुअली नहीं बता रहा हूँ, इस साइड में ईरान है, ठीक है। और यहाँ से ही जब लोग आए थे, तो जब वो यहाँ पर पहुँचे, ठीक है, सिंधु नदी के पास में, तो उन्होंने इस क्षेत्र को जो कहते हैं ना, यहाँ ये जो पूरा क्षेत्र है, इसको उन्होंने इंडोस कहा था, ठीक है। आइए अब सवाल उठता है कि ये जो जानकारियां हैं, मैंने भी आपके सामने बहुत सारी जानकारियां दी, बुक में भी हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, तो हम ये अतीत के बारे में जानते कैसे हैं? आज हमें कैसे इतना कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं कि 4700 साल पहले हमें ये सभ्यता मिली, लोग यहाँ पे रहते थे। अभी हमने चर्चा करी कि लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। या भविष्य के में अगर मान लीजिए कोई हमारे बारे में पता करेगा, हम तो वो कैसे पता लगाएगा? तो यहाँ पर हम बताने की कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले तो है कि आप कैसे पता लगा सकते हो किसी सभ्यता का। आपको कोई दस्तावेज मिल जाए या कोई पांडुलिपियाँ मिल जाए। पांडुलिपि किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं। पांडुलिपि के लिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा लिख कर दिया है इन्होंने। पांडुलिपि उन्हें कहा जाता है दोस्तों जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें हैं, जो कि आपको अगर इसके हम बात करें तो मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, लैटिन शब्द मेनू से जिसका अर्थ निकलता है। और जो पांडुलिपियाँ हैं वो हमें ज़्यादातर ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो जो पांडुलिपियाँ हैं, प्राचीन लेख हैं, उनसे हम पता कर सकते हैं कि प्राचीन में क्या हुआ था, अतीत में क्या हुआ था। इसके अलावा ऐतिहासिक स्थल,
बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी खोज हुई है बाद में। जैसे अभी हम जब सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको जानने को मिलेगा, और बहुत ही रोचक भी ये रहेगा कि कैसे सिंधु सभ्यता की खोज हुई। अगर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप में आसान भाषा में बताऊं तो किसी को नहीं पता था कि वहाँ पे इतना बड़ा जो नगर था वो पहले बसा हुआ था। जनरली ऐसे लोग वहाँ पे खुदाई कर रहे थे, किसी को कुछ देखने को मिला, तो जब उन्होंने खुदाई करी पुरातत्व विभाग ने, तो उन्हें पूरा का पूरा शहर देखने को मिला। पूरा वैसा तो नहीं मिला जैसा कि अभी है, बट हाँ प्रमाण मिल गए। तो पहली बात तो हम किससे लगा सकते हैं? दस्तावेज से पता लगा सकते हैं। अगर हमको पांडुलिपियां मिल जाए, ऐतिहासिक स्थल या कुछ हमें खोज मिलती है। भौतिक अवशेष, वही प्राचीन भवन या सिक्के और वस्त्र यहाँ हमें पुराने मिलते हैं। कई बार हमको पुराने सिक्के भी देखने को मिले हैं, है ना, तो हम पता लगा सकते हैं कि पहले लोग कैसे रहते थे। इसके अलावा कला, अगर कोई हमें चित्र या मूर्ति का अध्ययन करने को मिलता है, कोई हमें चित्र मिलता है, तो हम उससे पता लगा सकते हैं। आप ये देखिए, एक एग्जाम्पल के लिए बुक में कितना बढ़िया बताया गया है। लगभग 2250 साल पुराना ये एक अभिलेख है जो हमें अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये अभिलेख जो है वो अशोक नामक शासक के आदेश पर बनाया गया है। इस शासक में बताया है कि अध्याय 8 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, वो हम जब पढ़ लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो आप जानती हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि मौर्य जो साम्राज्य था वो सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं था, उसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक मिलती थी। तो उस समय का ये है, पांडुलिपि पे लिखा हुआ, कि कुछ लिखा हुआ तो है, शायद मैं और आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ इसको पढ़ा जा सकता है। तो इसके बारे में हमें पता चला है ना। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं हमें जानने को मिलती हैं। ये देखिए कुछ अवशेष हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पुराने अवशेष हैं जो हमें मिले हैं। इन्हीं सब चीज़ों से तो हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। इसमें बताया गया उन्होंने, ये जो है लगभग 4700 वर्ष पूर्व ऐसा निर्माण होता था। वैसे हमें ऐसा नहीं मिला है, ये शायद बनाया गया होगा उसको सोच के, ऐसा हमें अवशेष मिले होंगे कुछ। अब ये एक बड़ा टॉपिक है ये चैप्टर में, अतीत एक या अनेक। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या कह रहे हैं। इसका मतलब ये है साथियों, देखिए किसी के अतीत के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, एक या अनेक का मतलब यहाँ पर यह होता है कि हर किसी के लिए अतीत के अलग अलग मायने हैं। जैसे बुक में ये बताने की कोशिश करी है कि जो पशुपालक है या कृषक है, उसका जीवन राजाओं से अलग होगा, बिल्कुल होगा, रानियों के जीवन से भी अलग होगा, और जो राजा रानी का जीवन होगा वो व्यापारियों से अलग होगा, शिल्पकारों से अलग होगा। तो हर किसी का अपना जीवन अलग अलग था, जो कि अभी भी है। तो हर किसी के लिए अतीत के अलग अलग मायने हो सकते हैं ना। इसलिए उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए जैसे इन्होंने बताया है कि आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर करते हैं। ठीक है, शिकार करके करते हैं। इसके अलावा विपरीत उन्होंने बताया है, शहरों में रहने वाले लोग जो खाने के लिए है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। आप मैं जैसे कि मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ मुझे मछली पकड़ने की ज़रूरत नहीं है खाना खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाना है और मछली पकड़ के लेके आनी है। तो ऐसे जो अंडमान निकोबार है या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उनको खाने के लिए इन चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यहाँ पर बुक में यही बताने की कोशिश करी है कि जो अतीत है उसके अलग अलग मायने हैं। ठीक है, ये सिंपल इतना ही बताने की कोशिश करी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आइए हम जानते हैं तिथियों का क्या मतलब है। तिथियों के यानी कि डेट्स के कारण ही हमें घटनाएं का पता चलता है कि कब क्या हुआ। अगर हमको सीरियल से जाना है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ताजमहल है, अगर हमको ये पता ही नहीं है कि ताजमहल कब बनाया तो कितना बुरा रहेगा। इसके लिए तिथि का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम पता लगा सकें कि कब उसका निर्माण हुआ, कितने सालों में बना, है ना। अगर हम आसानी से पढ़ पाते कि ताजमहल इतने सालों में बना तो कैसे पढ़ पा रहे, क्योंकि तिथियों का वहाँ पे लेख रखा गया है। इसके अलावा कई सारे नाम है उसके नाम से रखा जाता है, जैसे ईसवी, ईसा पूर्व। इसका मतलब हम अभी जानेंगे क्या होता है। तो तिथि का महत्व ये रहता है। ये हम जानते हैं कि बुक क्या कहती है। पर एक सवाल उठता है कि अक्सर हम तिथि की जो गणना करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं अभी कौन सा सन चल रहा है आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो 2025 है ना। तो ये 2025 का मतलब क्या है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया को सिर्फ 2025 हुए, जबकि हम इतिहास तो 4700 साल तक पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम 4701, 4702 नहीं बोल रहे हैं, या फिर 2500 पहले हमें प्रमाण मिले थे तो हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, 2025 क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसके लिए बहुत आसान है दोस्तों, यहाँ पे बुक में बताया गया है।
2000 वर्ष कहने का मतलब ये है कि हम ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है, यानी कि आसान भाषा में कहूँ कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके बाद से हम इन वर्षों को गिनते आ रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व कही जाती हैं। समझ में आ गया? एक तो ईसा पूर्व क्या होता है, जो मान लीजिए अभी बहुत आसान भाषा में समझते हैं, आज क्या है, अभी 2025 है, ठीक है, यानी कि ये प्रमाण कर रहा है कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके बाद का है। अगर हम उससे पहले जाने कि ईसा मसीह के जन्म से पहले अगर मैं बोलूँ, मैं उसमें बोलूँगा 500 ईसा पूर्व, यानी 2025 तो ये है ही, ठीक है। अगर मैं इससे 500 और बैक में जा रहा हूँ तब हम बोल रहे हैं ईसा पूर्व, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यानी कि बेसिकली हम अगर ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं तो हम इसमें माइनस उतना और कर लीजिए। तो बुक में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी कहे या इतिहास के बारे में लिखा गया है, आइए हम वो भी पढ़ लेते हैं। साथियों, मिस्र के बारे में ये चर्चा की गई है। मिस्र में लोगों ने कुछ खोज करी तो वहाँ पे ना उनको एक पत्थर मिला, चमकीला पत्थर कह सकते हैं, या उस पर कुछ लिखा हुआ पत्थर था तो चमक रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे उस लेख को पढ़ने की कोशिश की गई, उसकी लिपि को पढ़ने की कोशिश करी गई, और पढ़ने के बाद यहाँ पर क्या पता चलता है कि जो राजा और रानियों के नाम जो हैं वो एक छोटे से फ्रेम में लिखे गए थे या दिखाए गए थे, जिसे कारतूस कहा जाता था। ये वो वाला कारतूस नहीं है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनि की पहचान की थी। एक बार उन्होंने जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए बनाए गए थे तो वो आसानी से इसको पढ़ पाए। ये देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर P को इससे दर्शाया गया है, L, ठीक है, लॉयन लग रहा है, और M, A, तो जो चित्र बने हुए थे ये देखिए इस तरीके से, तो इन्होंने इसको कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करी है। तो ये सब हमें इतिहास से जानने को मिलता है। तो यहाँ पे तो ख़त्म होता है इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है, अब कुछ है नहीं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हमें जानने की ज़रूरत है। कृषि का प्रारंभ कब हुआ था? अक्सर ये प्रश्न कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो जो कृषि का आरंभ है, जब इंसान ने खेती करना शुरू करी, तो वो वर्ष या वो समय कह सकते हैं कि 8000 साल पहले से करना शुरू किया है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं वो हमें 4700 वर्ष पहले के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा गंगा नदी और मगध के जो थे वो 2500, और वर्तमान काल का आरंभ तो हम 2000 से समझ ही रहे हैं, मतलब वो 2025 किताब में भी यही बताया गया है। कृषि का आरंभ जो है वो 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700, और गंगा नदी और वर्तमान। तो ये जो थी, अब इसमें इन्होंने चर्चा करी है। तो ये आप किताब हो तो आप पढ़िएगा, अगर कुछ डाउट हो तो हमें बताइएगा। अभी की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोशिश करते हैं कि बहुत कुछ आसान भाषा में हमने इसको पढ़ने की कोशिश करी है, जितना हो सकता था समझने की कोशिश करी है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। अगली वीडियो के लिए you